राजेश जी, आपने जिस तरह से मंच को संचालित किया है, संबोधित किया है, वो आपकी गुणवत्ता के अनुसार है। जैसा आपके बारे में पूरा मऊ जानता है, आपने उसको यहाँ पे परिलक्षित किया है, उसको प्रदर्शित किया है। हम लोग आपके हमेशा आभारी रहेंगे। पंडाल में बैठे सभी अतिथिगण, गणमान्य जितने भी हैं, सबको मेरा सादर प्रणाम, उनका हार्दिक अभिनंदन और वंदन। आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं एक बहुत ही उच्च श्रेणी के कार्य के लिए, उसको संपादन करने के लिए, और इसकी प्रेरणा हम सभी लोगों को, LFCS परिवार के सभी लोगों को, हमारे बहुत ही प्रिय, बहुत अजीज, दिल में बसने वाले स्वर्गीय विजय शंकर यादव जी के द्वारा हमेशा प्राप्त होती रहती है। और उन्हीं के मार्गदर्शन में अब तक की पूरी यात्रा चल रही थी, और आगे भी उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के गाइडलाइंस पे आगे भी ये कारवां बढ़ता रहेगा। उन्हीं की हार्दिक इच्छा थी कि LFCS की एक शाखा गाजीपुर के कासिमाबाद के भी येवड़ी गांव में एक स्थापित की जाए। आज उनकी इच्छा के अनुसार, उनके सपनों के अनुसार, आज लिटिल फ्लावर चिल्ड्रन स्कूल कासिमाबाद का इस प्रांगण में उद्घाटन होने जा रहा है। इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित सभी लोग इसके आने वाले सैकड़ों साल तक गवाह रहेंगे। जो लोग इस गांव से आए हुए हैं, जरूर उनके मन में ये आ रहा होगा कि इतने पिछड़े गांव में, गेहुड़ी गांव में एक LFCS स्कूल, इतनी उच्च श्रेणी की स्कूल को स्थापित करने का मकसद क्या है। कुछ लोगों के मन में जरूर ये प्रश्न होगा, तो मैं ये बताना चाहता हूं, हमारे स्वर्गीय विजय शंकर यादव जी, फाउंडर मैनेजर ऑफ LFCS, उनका एक ही सपना था कि हमें शिक्षा का अलग जगाना है, लेकिन ऐसे जगहों पे जगाना है जहां पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंच नहीं पा रही है। शहरों में तो बहुत तेजी से ये बढ़ रही है और उपलब्ध हो रही है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में वो शहरी शिक्षा जो दी जाती है बच्चों को, वो गांव में नहीं पहुंच रही है। मेरा मकसद यही होगा, मेरा सपना यही होगा कि उस शिक्षा को गांव तक पहुंचाया जाए। अभी 2 दिन पहले मैं इसी विद्यालय में था, और इस बिल्डिंग को देख के मेरे मुंह से उनके सामने, मुरलीधर जी के सामने एक ही चीज निकली थी, वाओ, व्हाट अ बिल्डिंग, व्हाट एन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमने उनसे कहा, देखिए माता पिता का संस्कार बच्चों पे कैसे पड़ता है, इसका एक ज्वलंत उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। जो कल हमारी बात हुई थी मुरली जी से, मैंने उनसे ये कहा कि मुरली जी, ये जो आप विद्यालय बना रहे हैं, यहाँ पे जो खड़ा कर रहे हैं, ये बिल्डिंग जो खड़ी हो रही है, चैलेंज के साथ मैं कहता हूँ कि मऊ के अंदर कोई भी स्कूल की ऐसी बिल्डिंग तो नहीं है। आप मऊ को छोड़ दीजिए, इस पूर्वांचल के अंदर भी ऐसी बिल्डिंग नहीं देखने को मिलेगी। क्यों नहीं आप इस बिल्डिंग को किसी मेट्रो सिटीज में बनाते तो क्या कहना था? हमने गलत कहा था या सही कहा था? आप लोग बताएंगे, हाथ खड़ा करके बताएंगे कि ये स्कूल अगर मेट्रो सिटीज में होती, लखनऊ, कानपुर में होती, तो क्या बात होती, क्या उनको वहां पे मिलता? मैंने ये कहा था। देखिए विजय शंकर यादव जी का सपना, उनका संस्कार मुरली में कैसे आया है, इसका उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। उन्होंने ये कहा, केडिया साहब, आप मुझे मेट्रो में खोलने के लिए कह रहे हैं, मैं इसी गांव को मेट्रो बना के रहूंगा।
इस देवड़ी गांव को मैं मेट्रो बनाऊंगा। और यहाँ पे जितने भी हमारे सम्मानित लोग बैठे हुए हैं, इसकी एक झलक तो आप लोग देख रहे होंगे। जो इस गांव से बिलोंग कर रहे हैं वो लोग जो आए हुए हैं, इस बिल्डिंग के बन जाने के बाद, इस बिल्डिंग के बन जाने के बाद आज से 2 साल का इस गांव का फ्यूचर क्या होगा आप देखेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छे मकान बनेंगे, बहुत अच्छे यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, अच्छी दुकानें खुलेंगी, बहुत अच्छा मार्केट बनेगा, क्योंकि ये स्कूल एक मेट्रो वाली स्कूल है। इसका मतलब कि इस गांव का कितना डेवलपमेंट होगा। हो सकता है आने वाले 10 साल के अंदर ये गांव एक मेट्रो गांव बन जाएगा। ये सोच है हमारे डायरेक्टर मुरलीधर यादव की। इससे ये सिद्ध होता है कि ये बिजनेस नहीं करते, ये यहाँ पे कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं। आपको शहर की शिक्षा गांव के बच्चों को दे रहे हैं, वो भी अफोर्डेबल चार्ज पे। कहा जाता है जैसा हमारा प्रदर्शन होता है, बाहर से हम प्रदर्शित करते हैं, उसी के अनुसार हमारी कल्पना, हमारी सोच बनती है। अगर कोई सामने से व्यक्ति आ रहा है, बहुत अच्छे तरीके से डिग्निफाइड वे में अगर आ रहा है, तो दूर से हमारे मन में उसके बारे में सोच बनेगी, लगता बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, बहुत ही नॉलेज होगा इसके पास, ये आके हो सकता है हमें बहुत सारी नई चीज बता सके केवल देखने से। तो इसका मतलब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि इस गांव में इतनी शानदार बिल्डिंग बनाने का क्या औचित्य है। तो इसको भी मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, ये बिल्डिंग को देख के लोगों को ये चीज का तो जरूर विश्वास होगा कि जब गांव के अंदर इतनी बड़ी बिल्डिंग, इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी हो सकती है, तो वो व्यक्ति हमें एक इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन भी दे सकता है, वो अफोर्ड कर सकता है। जो इतनी बड़ी बिल्डिंग बना सकता है, वो सीबीएसई में ऑल ओवर इंडिया की सीबीएसई की सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन जो है वो यहाँ पे दे सकता है। उसमें ये ताकत है जो बिल्डिंग बना सकता है। एम आई राइट और रॉन्ग? मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? तो मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, उससे 10 गुना ज्यादा यहाँ पे बच्चों को एजुकेशन मिलेगी। उसका स्तर जो होगा एजुकेशन का, आप विश्वास नहीं कर सकते कि क्या होगा। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि इसमें थोड़ा समय लगेगा, अभी शुरुआत हो रही है, लेकिन एक दिन मैं आपको सच बता रहा हूं कि इस स्कूल के अंदर वो शिक्षा मिलेगी जो मऊ की शिक्षा को टक्कर देने वाली होगी। लोग कह सकेंगे कि हमें मऊ भेजने की क्या जरूरत है, हमें आजमगढ़ भेजने की क्या जरूरत है, हमें गाजी को और दूर भेजने की क्या जरूरत है। जब हमारे पास यहाँ पे स्कूल है तो यहाँ बच्चों को भेजेंगे, क्योंकि उसके समान हमारे बच्चों को यहाँ पे शिक्षा मिल रही है। लेकिन थोड़ा समय लगेगा, आपको हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा। हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है, हमें आपके सुझावों की आवश्यकता है। ये अगर हमें मिलता रहेगा तो मैं आपसे वादा करता हूं कि हमारे डायरेक्टर मुरलीधर यादव जी उस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को यहाँ पे जरूर प्रदान करेंगे। बिल्डिंग के बारे में कहा जाए तो सबसे पहले तो अगर इसका बाहर का स्ट्रक्चर देखा जाए, इसके सामने का स्ट्रक्चर, तो उसका जो शेप बना हुआ है इस तरह से साइड में, वास्तु के अनुसार बहुत ही अच्छा माना जाता है। और ये शेप जो लोग दिल्ली गए होंगे, जंतर मंतर जो लोग गए होंगे, अगर आप लोग जंतर मंतर गए होंगे तो वहां की वेदशाला देखे होंगे, तो वहां की एक वेदशाला का शेप बिल्कुल वही शेप है जो यहाँ पे बनाया गया है। क्या जरूरत है ये शेप देने की? क्योंकि आज उन बच्चों को ये चीज बताया जाएगा। ये हमारे आर्यभट्ट जैसे जो विद्वान गणितज्ञ जो थे, ज्योतिषाचार्य जो थे,
जो ग्रहों उपग्रहों के बारे में अध्ययन किया करते थे, उन्होंने अपने समय में जो चीज बनाई थी, आज वो चीज मैं आप लोग के सामने भी प्रस्तुत कर रहा हूं। दूसरा चीज देखिए, आप ऊपर आते हैं तो जितने भी हमारे सम्मानित अतिथिगण हैं, अभिभावकगण हैं, माता पिता हैं, उनको किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, उस चीज को ध्यान में रखते हुए ऊपर में उनके लिए गेस्ट रूम बनाया गया है, रिसेप्शन रूम बनाया गया है, जहां पे आके मैं क्या कहूं, बड़ा सुकून मिलता है कि मैं एक ऐसे शिक्षा संस्थान में आ रहा हूं जहां मैं बैठा हुआ हूं, कितना सुकून मुझे मिल रहा है। पेरेंट्स को जब मानसिक रूप से सुकून मिलता है कहीं जाके, तो फिर कुछ चीज को वो हर जगह अपने पूरे परिवार में भी शेयर करता है और उसको भी देना चाहता है। यस, वो एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत सुकून मिलता है। आपकी सुविधा के लिए वहां पे कई चैम्बर बनाए गए हैं। हर चैम्बर में एक विशेषज्ञ व्यक्ति होगा जो आपकी एक एक बातों को ध्यान से सुनेगा, आपके सुझावों को सुनेगा, आपकी बताई गई जो भी गाइडलाइंस होगी उसको सुनेगा, जिसपे कि गहराई से मंथन होके उसको यहाँ पे सम्मिलित भी किया जाएगा। अब आते हैं नीचे के फ्लोर पे। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो कार्यक्रम के बाद मेरा आप सबसे अनुरोध है, करबद्ध प्रार्थना है कि एक बार विद्यालय का अवलोकन जरूर कीजिएगा। ठीक है, अभी मतलब कि पूरा फ्लोर वगैरह बना नहीं है, थोड़ी सी असुविधा होगी चलने में, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि एक बार आप विद्यालय का अवलोकन जरूर कीजिएगा, तो आप पाएंगे कि विद्यालय में जो कक्षाएं बनी है, जो क्लासरूम बने हुए हैं, उस सीबीएसई के नाम को तो छोड़ दीजिए, सीबीएसई के नाम को छोड़ दीजिए। ये सारे कक्षा जो क्लासरूम जो है वो इंटरनेशनल नॉर्म्स के बेसिस पे बने हुए हैं। इतने स्पेसियस हैं, इतने बड़े बड़े क्लासरूम बने हुए हैं, इतने स्पेसियस हैं, इतने एयरी हैं, वेंटिलेटेड हैं। अभी तो एक चीज आप लोग को नहीं दिखाई देगी इस क्लासरूम में, जो कि आके रखा हुआ है, स्टोर रूम में रखा हुआ है। समय की कमी के कारण वो चीज नहीं हो पाया, लेकिन आने वाले समय में हफ्ते 10 दिन के अंदर आप ये देखेंगे कि इस स्कूल के सारी कक्षाएं, सारे क्लासरूम स्मार्ट बोर्ड से लैस हो जाएंगे। स्मार्ट बोर्ड का मतलब जहां डिजिटल बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। क्या आप इसको एक मेट्रो वाली शिक्षा नहीं मानेंगे? मानेंगे। गांव में ये सारी सुविधाएं तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन यही शिक्षा जो बड़े शहरों में दी जा रही है, गांव में दी जा रही है, वहां पे जो फीस ली जा रही है, वही शिक्षा इसी गांव के अंदर, इसी कासिमाबाद ब्रांच के अंदर उससे बहुत कम फीस में दी जाएगी। ये हमारे स्वर्गीय मैनेजर विजय शंकर यादव जी का सपना है। आज मुरलीधर यादव जी की बात करें तो ही जब विजनरी पर्सन, विजनरी है जिनके पास विजन है, भविष्य के लिए जिनके पास प्लानिंग है, योजनाएं हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। एक वाक्य बताता हूं मैं। विजय शंकर यादव जी की डेथ के बाद सारा काम स्कूल में ही हुआ था, निजामुद्दीनपुरा ब्रांच में ही हुआ था। 13 दिन तक वो लोग वहीं पे थे, सब लोग वहीं पे थे। हम लोग हमेशा बातचीत करते थे। सारे ब्रांच के जितनी भी ब्रांचेज हैं, उनके प्रिंसिपल, उनके वाइस प्रिंसिपल और एडमिन जितने भी थे, सब लोग वहाँ पे आते थे, बैठ के बातचीत करते थे। उसी दौरान उनसे बातचीत हो रही थी, मुरली जी से बातचीत हो रही थी अपने ब्रांचेस को लेके। तो उन्होंने कहा था कि केडिया साहब, पापा का सपना था कि गाजीपुर की ब्रांच को लेके 10 ब्रांच करने का था। यानी ये 7वीं ब्रांच है,
7वें ब्रांच में और कितनी ब्रांच जोड़ दी जाएगी? 10 हो जाए तो 3 ब्रांच और। इसका मतलब अभी मुरली के सामने विजय शंकर यादव जी का सपना पूरा करने के लिए अभी 3 ब्रांचेस और खोलना है। ध्यान दीजिएगा, अभी आगे की बात हम बताने जा रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि सर अब यहां से मैं आगे की 10 ब्रांच और खोलने के लिए शपथ ले चुका हूं। इसका मतलब कि 3 ब्रांच के बाद 10 होगी और 10 के बाद उनका विजन शुरू होगा कि हमें 10 ब्रांच और खोलनी है। ये संस्कार कहां से मिले उनको? ये संस्कार उनको अपने पिताजी से मिले, विजय शंकर यादव जी से मिला कि शिक्षा का अलग आने वाले समय में मुझे जो दिखाई दे रहा है वो यूपी में नहीं, यूपी की बाहर फैलता हुआ दिखाई देगा। लिटिल फ्लावर चिल्ड्रन स्कूल आने वाले समय में, मैं ज्यादा नहीं 5 से 10 साल के अंदर मैं कह सकता हूं, इट इज गोइंग टू बी द नेशनल स्कूल। इंडिया के अच्छे जगह पे ये स्कूल हम लोग को दिखाई देगी। दैट इज द विजन ऑफ आवर डायरेक्टर मिस्टर मुरलीधर यादव। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज यूज्ड टू से टू हिम अ विजनरी पर्सन। भविष्य दृष्टा जिसे कहा जाता है हिंदी में, वो भविष्य देखता है। आज आप लोगों के माध्यम से मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर उनको इतनी ताकत दे, इतनी शक्ति दे, इतनी दृढ़ सोच दे कि वो 5 नहीं 10 नहीं, वो सैकड़ों स्कूल की स्थापना करे पूरे भारत में। तब उनके पिताजी का जो सपना जो होगा वो साकार होगा। अब मैं एक चीज और बताना चाहता हूं आपको, जिसको कि मुरलीधर यादव ने एक चैलेंज के रूप में लिया हुआ है, और वो भी हमारे बेहद प्रिय स्वर्गीय विजय शंकर यादव जी का रहा है। और उसके लिए उनके 7 विद्यालय की जो टीम जो है, 7 विद्यालय का मतलब 7 ब्रांचेस हैं। सबसे पहली ब्रांच निजामुद्दीनपुरा में जो सबसे पहले खुली थी आजाद हिंद विद्यालय के रूप में। उसके बाद फिर लिटिल फ्लावर की स्थापना हुई। आजाद हिंद विद्यालय या स्कूल की स्थापना यहाँ पे हमारे बहुत सम्मानित विद्वत श्री महेंद्र यादव जी भी हैं, जिन्होंने उस स्कूल की स्थापना की थी यादव जी के साथ मिलकर। तो पहली स्कूल वही थी आजाद हिंद स्कूल। उसके बाद लिटिल फ्लावर स्कूल की स्थापना हुई जो इंग्लिश मीडियम में थी। दूसरी ब्रांच, दूसरी शाखा सिगटिया में खोली गई। तीसरी शाखा खालिद स्कूल इंटरनेशनल स्कूल के रूप में। चौथी ब्रांच घोसी में। लेकिन सिगटिया के बाद जो ब्रांच बनी थी वो बलिया में क्रीड़ापुर में हुई थी। उस शाखा की जो स्थापना हुई थी उसमें विजय शंकर यादव जी का 100% पूरा था। मुरली जी उसमें बाहर रह के अपनी पढ़ाई भी कर रहे थे, वो आते थे, देखते थे, सब कुछ करते थे। क्रीड़ापुर की स्थापना हुई, उसके बाद आजमगढ़ में हुई, और ये 7वीं ब्रांच गाजीपुर में है। ये 7 विद्यालय के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी वाइस प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी प्रशासकीय लोग हैं, इसके अलावा जितने टीचर्स हैं, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों को आश्चर्य होगा कि लिटिल फ्लावर स्कूल एक स्कूल नहीं है, एक परिवार है जिसमें 1000 से ज्यादा एसोसिएट है। एसोसिएट्स का मतलब स्टाफ है, 1000 से ज्यादा, और जहां पे कि 10,000 से ज्यादा बच्चे अध्ययन ग्रहण कर रहे हैं। ये तो हर पेरेंट्स को अपने आप में गर्व होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को एक ऐसे स्कूल में शिक्षा देने के लिए भेज रहे, शिक्षा लेने के लिए भेज रहे हैं जो एक ऐसा परिवार है जहां पे 1000 से ज्यादा शिक्षक शिक्षा दे रहे हैं और 10,000 से ज्यादा बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यहां तक की यात्रा तक आते आते हमारे फाउंडर मैनेजर श्री विजय शंकर यादव जी के मन में एक सपना जागृत हुआ, और जो पिछले
3-4 साल से था और हमेशा वो प्रयासरत थे और पूरी टीम भी उनके साथ काम कर रही थी। उनका सपना था लिटिल फ्लावर चिल्ड्रन स्कूल का कि बच्चे भारत के पटल पे प्रथम स्थान प्राप्त करें सीबीएसई की परीक्षा में। कहा जाता है वी शंकर यादव जी, अगर उनका एजुकेशन देखा जाए तो ऐसा नहीं था कि विदेशों में जाके पढ़े हों, मैनेजमेंट की स्टडी किए हों, डिग्री ली हो मैनेजमेंट की, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन उनकी सोच किसी मैनेजमेंट कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट से 10 गुना ज़्यादा था, 10 गुना ज़्यादा था। कहा जाता है सपने छोटे नहीं देखने चाहिए, सपने बड़े देखने चाहिए, क्योंकि छोटे सपने में जितना समय लगता है उतना ही समय हमको बड़े सपने पाने में भी लगता है। तो क्यों ना हम बड़ा सपना देखें। राजेश जी, आप सहमत है मेरी बात से? ये ताकत हमारे विजय शंकर यादव जी में थी। उन्होंने ये सपना देखा और देख के उसको धीरे धीरे नीचे की तरफ पास करना भी शुरू कर दिए। सातों ब्रांच में सातों शाखाओं के अंदर ये चीज आ गई है कि हमारे मैनेजर साहब का सपना है कि LFCS का बच्चा भारत के पटल पे आना चाहिए। उसके लिए वो बच्चों से बहुत बातें करते थे। एक चीज और बताएं, शायद ही किसी विद्यालय का कोई ऐसा मैनेजर होगा जो 65 प्लस की एज में जाके भी क्लास में बच्चों को pढ़ाता होगा। अगर कोई भी यहाँ पे इस तरह के हैं तो जरूर अपना हाथ उठाएंगे और मैं उनका सम्मान करूंगा जरूर। वो थे विजय शंकर यादव। 65 साल से, उनकी उम्र तो बहुत ज्यादा थी, 70 के करीब थी, लेकिन 65 साल से, पिछले 5 साल से उनके मन में एक धुन आ गई कि नहीं, जो मैं पढ़ाया करता था पहले बच्चों को, अब मैं फिर से पढ़ाना शुरू करूंगा। वो क्लास में जाके एक एक क्लास के बच्चों को, 12th तक के बच्चों को वो क्लास में जाके पढ़ाते थे, उनका क्लास लेते थे। और उनका एक ही मकसद होता था कि उनके अंदर वो ऊर्जा भर दी जाए, तो उनका वो सपना साकार हो सके कि LFCS के बच्चे भारत के पटल पे आ सके। आज उस सपने को पूरा करने के लिए LFCS के डायरेक्टर मिस्टर मुरलीधर यादव ने अपने कमर कस लिया है। और कमर कस लेने के बाद अपने सभी प्रिंसिपल्स एंड वाइस प्रिंसिपल्स को इस चीज को प्राप्त करने के लिए, इस विजन को साकार करने के लिए उनको एकदम स्वतंत्र हैंड दे दिया है, एकदम फ्री हैंड दे दिया है। इसके लिए आप लोग जो करना चाहें कीजिए, लेकिन पापा के सपने को हम लोग को साकार करना है। और मैं यहाँ इस मंच से मैं ये पूरे विश्वास के साथ आप लोग के सामने कह रहा हूं कि ये सपना जरूर साकार होगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। इसके लिए सारे शिक्षक, सारे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और जितने भी एडमिन्स हैं वो सब तैयार हो चुके हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि LFCS का बच्चा आपको भारत के पटल पे अपना नाम रोशन करते हुए दिखाई देगा। बाकी बात की जाए तो LFCS के बच्चे, आज भारत का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पे कि वो अच्छी जगह पे काम नहीं कर रहा है। इसके एक नहीं कई उदाहरण तो हम लोग के सामने हैं। अगर हम यहाँ पे अपने सारे प्रिंसिपल्स को बुलाएं तो पता नहीं कितने वो उदाहरण आपको देंगे कि यहाँ का पढ़ा हुआ बच्चा किस जगह पे, किस कंपनी में, कहाँ पे, किस ओहदे पे काम कर रहा है। और ये चीज हम लोग को तब पता चलता है जब हम लोग अचानक कहीं जाते हैं और अचानक वो लोग आके कहते हैं, अरे सर आप तो वही है ना, हम उसी जगह से पढ़े हुए हैं, आज हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। नहीं तो हम लोग को कहाँ से मालूम चलेगा कि कौन बच्चा कहाँ पे है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यही है
LFCS कासिमाबाद की शाखा जो है इन्हीं उद्देश्यों के साथ यहाँ पे स्थापित की गई है। आज ये सपना 5 साल पुराना हो चुका है, 4 से 5 साल पुराना हो चुका है, जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन LFCS कासिमाबाद की शाखा का सपना तो आज से ही शुरू हो जाएगा। ये नहीं कि उसको 4 से 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा। उसका तो सपना आज से ही शुरू हो जाएगा कि यहाँ के बच्चों को भी हमें भारत के पटल पे लाना है। क्योंकि जितनी शाखाएं होंगी भारत में पटल पे आने की संभावनाएं भी उतनी ज्यादा होती चली जाएगी, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि कौन सा हीरा किसी गांव के किस कोने में कहां पे है, वो हमें नहीं मालूम है। जब हम चारों तरफ फैलेंगे तब वो हीरे हमें मिलने शुरू होंगे, और वो हीरे को जब हम तरासेंगे तो उसकी चमक जो है वो भारत के पटल पे अवश्य दिखाई देगी। तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में आपके बच्चों को यहाँ पे वही शिक्षा प्राप्त होगी जो शिक्षा हम लोग अपने बच्चों को शहर में दे रहे हैं, और जो सपना हम लोग का उन बच्चों के लिए शहर में है वही सपना यहाँ के बच्चों के लिए भी होगा। तो मैं आप लोगों का पूरा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और पूरे विश्वास के साथ आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं। आइए बेहिचक आप अपने बच्चों को लेके आइए, दीजिए, और देखिए हम आपके बच्चों के साथ किस तरह से आपके सपनों के अनुसार आपने अपने बच्चों के लिए जो सपने देखे हुए हैं उन सपनों के अनुसार उनको किस तरह से परवरिश देके उस मुकाम तक पहुंचाते हैं, ये आप देखिए, केवल इसका अनुभव कीजिए। आज हमारे मऊ शहर के जितने भी विद्यालय हैं, अगर आप जाके पता करेंगे, सारे यहाँ पे प्रधानाध्यापक भी बैठे हुए हैं, आप पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे नो एडमिशन का एक तरह से बोर्ड लग चुका है। नो एडमिशन, क्या कारण हो सकता है, क्यों नहीं दिया जा रहा है? रीजन बस एक ही है कि हमारे पास स्थान सीमित है। जो बिल्डिंग एक बार बन चुकी है, क्या अब उसको और हम फैला सकते हैं? नहीं फैला सकते। एक क्लासरूम जो बन चुका है, जिस साइज का बन चुका है, उसको हम और बड़ा नहीं कर सकते हैं। उस एक क्लास के अंदर अगर 40 बच्चे बैठने की व्यवस्था है तो हम उसको 41 नहीं कर सकते हैं। तो हमें फिर हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करना पड़ता है, सॉरी। लेकिन आज गाजीपुर के कासिमाबाद में देवड़ी गांव में इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही है। बस 10 से 15 मिनट में हमारे इस समारोह के, इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि मिस्टर आरो साहब हैं, रीजनल ऑफिसर ऑफ प्रयागराज CBSE, वो बहुत जल्दी यहाँ पे आने वाले हैं और कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। सभी लोग, जितने भी लोग हैं, जिनको जो भी जिम्मेदारियां दी गई हैं, वो लोग तैयार रहेंगे, अपनी अपनी जगह पे रहेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। यस, मैं यही कह रहा था कि हमारे सभी और जो ब्रांचेस हैं वहाँ पे एडमिशन नहीं हो पाता है, हम लोग को बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन हम लोगों की एक मजबूरी भी होती है। लेकिन यही स्थिति आज मैं ये कह रहा हूँ, 5 साल के बाद, 5 साल के बाद, ज्यादा नहीं, 5 साल तो देखते देखते बीत जाता है। 5 साल के बाद हो सकता है इस देवड़ी गांव की LFCS ब्रांच में भी नो एडमिशन का बोर्ड लग जाए। इतने बच्चे आ जाएं कि जितनी यहाँ पे स्कूल की क्षमता है, क्लास की क्षमता है, उतनी उस क्षमता के अनुसार सारे बच्चे अगर आ जाएंगे तो हम एक बच्चे को भी एक्स्ट्रा नहीं ले पाएंगे। क्योंकि हम किसी भी पेरेंट्स के साथ ये तो नहीं कर सकते हैं कि उनके बच्चों को
एक एक्स्ट्रा सीट देके कहीं अलग से बैठाए, ये हम नहीं कर सकते हैं। हम सीबीएसई के नॉर्म्स को डिफाई नहीं कर सकते हैं, हम इंटरनेशनल नॉर्म्स को हम डिफाई नहीं कर सकते हैं। हम एक बच्चे को भी नहीं ले पाएंगे। उस दिन फिर ये स्थिति होगी कि इसी गांव के आसपास में फिर कोई एक नई ब्रांच खोली जाएगी। नई ब्रांच कब खुलती है? नई ब्रांचेस कब खुलती है? ये नहीं कि हम हमारे मन में आया और कहीं भी जाके हमने ब्रांच खोल दिया, नहीं। हम ये देखते हैं कि हमारे पास किस क्षेत्र से बच्चे आ रहे हैं और उन बच्चों को हम अपने स्कूल में प्रवेश नहीं दे पा रहे हैं। तब हमें उनको शिक्षा देने के लिए, तब हमें उनके लिए सोचना पड़ता है कि हम एक ब्रांच और खोलें और जो पेरेंट्स हमारे पास शिक्षा के लिए आए थे, जिनको हम प्रवेश नहीं दे पा रहे थे, उनको भी हम प्रवेश दे सके, तब नई ब्रांच की शुरुआत होती है। और मैं आपसे कह रहा हूँ, बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ, 5 साल के बाद इसी विद्यालय के अंदर बच्चों को प्रवेश मिलने की चांसेस बहुत कम होगी। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। गांव में बहुत स्कूलें होती हैं, गांव के परिवेश में, गांव के आसपास बहुत से विद्यालय होते हैं। हो सकता है कि वो विद्यालय आज से 10 साल पहले शुरू हो चुके हों, लेकिन उनके पास सीबीएसई की एफिलिएशन नहीं होती। और एक चीज आप लोगों को मैं यहां पे जरूर बताना चाहूंगा, यदि आप अपने बच्चों को नॉन सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में, जो सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल नहीं है, अगर उसमें आप पढ़ा रहे हैं, आपको नहीं मालूम, हम लोग पुराने हो चुके हैं। नई शिक्षा नीति किस तरह से बदल रही है, सीबीएसई किस तरह से अपने आप में परिवर्तन कर रहा है, शायद आप लोग को मालूम होगा। इस साल से सीबीएसई ने अपने सारे स्कूलों में नई शिक्षा नीति अप्लाई कर दी है। नई शिक्षा नीति अप्लाई की है। तो बहुत से विद्यालय होते हैं जिनके पास सीबीएसई की एफिलिएशन नहीं होती, वो सीबीएसई से मान्यता प्राप्त नहीं होते, लेकिन वो स्कूल चल रही है। मैं आज आपको यहाँ पे पूरे विश्वास के साथ ये कह रहा हूं कि इस विद्यालय का एफिलिएशन आने वाले 2 से 3 साल के अंदर हो जाएगा। यानी गांव के अंदर, इस गांव के अंदर आपके बच्चों को सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में शिक्षा मिलेगी। वो सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल जहां के सभी टीचर्स को समय समय पे सीबीएसई के द्वारा नियुक्त काउंसलर जो होते हैं, मोटिवेटर जो होते हैं, जो गाइड्स होते हैं, वो आके उनको ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है। ये नॉन एफिलिएटेड स्कूल में ये नहीं होता है। वहां सीबीएसई के कोई अधिकारी कोई नहीं आते हैं शिक्षकों को ट्रेन करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए। ये हमेशा याद रखिएगा। और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, आने वाले 2 से 3 साल के अंदर देखिएगा ये स्कूल की एफिलिएशन हो जाएगी। उस पर भी एक फंक्शन किया जाएगा और आप लोग के समक्ष ये अनाउंस किया जाएगा कि आज लिटिल फ्लावर चिल्ड्रन स्कूल कासिमाबाद सीबीएसई से एफिलिएटेड हो चुकी है, उसको सीबीएसई का एफिलिएशन मिल चुका है। जबकि ऐसे स्कूल हैं जिनको कि पिछले 5 साल से 10 साल के अंदर भी एफिलिएशन नहीं मिला है, क्योंकि एफिलिएशन लेने का जो नॉर्म्स होता है वो सबसे पहला होता है कि आपके पास जगह कितनी है। सीबीएसई का एफिलिएशन लेने के लिए अब नॉर्म्स बहुत डिफिकल्ट हो चुका है। किस तरह की बिल्डिंग होनी चाहिए, किस तरह का क्लासरूम होना चाहिए, किस तरह की फ्लोरिंग होनी चाहिए, किस तरह के शिक्षक होने चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग इज वेल डिफाइंड बाय द सीबीएसई। वो अगर आपका पूरा होगा तो आपको सीबीएसई की मान्यता मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। और अगर नहीं मिल रही है और उस स्कूल में बच्चा अगर पढ़ रहा है तो याद रखिएगा उसको एक गुणवत्ता पूर्वक जो शिक्षा होती है उसको नहीं मिल पा रही है, क्योंकि उनके अध्यापकों को वो ट्रेनिंग नहीं मिल रही है। तो ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमारे मुरलीधर यादव डायरेक्टर सर जो है बहुत विजनरी, वो किसी चीज को सोच लेते हैं
तो फिर उसको करके ही छोड़ते हैं, चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, उसको करके छोड़ते हैं। मैं आपको यहां तक कह सकता हूं कि अगर सीबीएसई आगे कहता है कि आपका एफिलिएशन केवल एक कारण से नहीं हो पा रहा है, और वो कारण है कि आपको ये जगह यहां से तोड़ के ऐसे बनाना पड़ेगा, मुरलीधर यादव तुरंत कहेंगे इसको तोड़ दिया जाए और तोड़ के नया बना के हमें ये एफिलिएशन लेना है। वो यहाँ पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे कि अगर हमें नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, हमारा स्कूल तो चल रहा है। वो उस तरह के व्यक्ति में नहीं, वो जो सोचते हैं उसको करते हैं। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि आपके बच्चों को यहाँ पे सीबीएसई आधारित शिक्षा मिलेगी, और वो भी सीबीएसई के द्वारा मान्यता प्राप्त जो अध्यापक है उनके द्वारा मिलेगी। क्योंकि जितने भी अध्यापक यहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं, जो यहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं, एक साल के अंदर उनकी लिस्ट सीबीएसई में भेज दी जाती है। ये पूरा डेटा इनका यहाँ पे बनाया जाएगा, ये बनाया जा रहा है, और ये सारा डेटा सीबीएसई में जाएगा। और जब ये डेटा चला जाएगा तो उसके अकॉर्डिंगली, उसी के अनुसार फिर उन शिक्षकों को समय समय पे ट्रेनिंग दी जाएगी। राजेश जी, अब मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप आइए। अगर मेरे उद्बोधन में कहीं कोई त्रुटि रही हो तो आप जरूर उसे, नहीं मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूं। एक बार फिर से मैं मंच आपको सपोर्ट कर रहा हूं, और आपकी जो आवाज़, आपकी आवाज़ जो बुलंदियां जो होती है वो मेरे में तो नहीं है। थैंक यू। कुछ लोग बात करते हैं और मुकर जाते हैं, हम जैसे कितने बात पे मर जाते हैं, है ना। संवाद बनाए रखिए। और वाकई के लिए सर ने जितनी बातें कही है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत और सीरत कैसे बदलेगी, सिर्फ और सिर्फ जो हमारा कर्म है, रामायण जीवन जीना सिखाता है, गीता कर्म की शिक्षा देता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। रामायण जीवन है और गीता कर्म है, और उसी कर्म की साख को हम हिला रहे हैं, और जो भी चीजें हमें मिल रही हैं, और बहुत ज्यादा ना कहते हुए मैं चाहूंगा कि अब इस कार्यक्रम को पूरी तरह से इस सांस्कृतिक स्टूडियो को पूरी तरह से एकोमोडेशन देने के लिए हमारे बीच में जो अनाउंसर है, लेडीज अनाउंसर, तो मैं कुछ लोगों का स्वागत कर लूं, और इसके बाद मैं सीधे, क्या नाम है आपका? गीतिका। गीत जिस दिन मोहब्बत के मर जाएंगे टूट कर, गीतिका त्रिपाठी, इनके ऊपर 2 लाइन तो बनती ही है कि गीत जिस दिन मोहब्बत के मर जाएंगे टूट कर हम उसी दिन बिखर जाएंगे। हम तो बादल बरसते रहे प्यार के, आपका मन भिगो के चले जाएंगे। अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी भी तो कयामत की अदा होती है। तो मैं गीतिका जी बहुत इस सांस्कृतिक स्टूडियो को एक अच्छा, मतलब एक पैनल देंगी, एक अच्छा संवाद देंगी। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा नन्हे यादव देवपुर, ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी गायत्री परिवार, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसके अलावा मैं अवधेश यादव जी पूर्व महासचिव जहुराबाद, रामकरण यादव पूर्व प्रभारी मर्दा, विजय यादव ठेकेदार गेहुड़ी, बुच्ची प्रधान टोजार, श्यामदेव यादव देवपुर, राहुल सिंह पत्रकार। मैंने एक बार कहा कि तीर कमानों से न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। इलेक्ट्रॉनिक चैनल और प्रिंट मीडिया के सभी पत्रकार साथियों का मैं इस मंच से स्वागत, अभिनंदन। राहुल सिंह पत्रकार हैं अमर उजाला के, ताकि सच जिंदा रहे। आनंद कुमार पत्रकार मर्द हैं। इसके अलावा नागेंद्र यादव जी शहीद हरेंद्र यादव के भाई हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशान होता है।
इसके अलावा मनीष यादव जी देवपुर का भी मैं दिल की गहराइयों से आप सभी अतिथियों का मैं स्वागत अभिनंदन करते हुए सीधे इस मंच को मैं समर्पित करता हूं इस सांस्कृतिक स्टूडियो में। गीतिका जी हमारे बीच में हैं जो आपको देंगी कि ये गीत है तुम्हारे गा रहा हूं, ये गीत है तुम्हारे गा रहा हूं मैं, ये रीत है तुम्हारी निभा रहा हूं मैं, ये प्रेम की सौगात जो तूने दी है मुझे आज फिर से वही लौटा रहा हूं मैं, आज फिर से वही लौटा रहा हूं। तो मैं गीतिका से निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम का भरपूर संचालन करें और बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच।